मैंने उसे पहली बार एक चट्टान के किनारे पर देखा था। ढलते सूरज के सामने उसका सिलहूट, एक काला साया। उसके बाल कौवे के पंखों की तरह उसके चेहरे के चारों ओर हवा में लहरा रहे थे। हवा उसकी हंसी मेरे पास ले आई, एक ऐसी धुन जो मोहक और भूतिया दोनों थी। आयशा, मैंने पुकारा। हवा के गरजने के आगे मेरी आवाज एक झिझकती हुई फुसफुसाहट थी। वो मुड़ी, एक धीमे सुंदर से मूवमेंट में, और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी, एक गहराई लिए हुए थीं जो मुझे दिलचस्प और बेचैन करने वाली दोनों लगीं। हम कुछ ही दिन पहले मिले थे, इस सुदूर हिमालयी गांव में, एक अदृश्य धागे से एक दूसरे से जुड़े थे। यहां की हवा पतली थी, सन्नाटा बस सरसराते पत्तों और दूर से आती चीलों की चीख से टूटता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां रहस्य हवा पर फुसफुसाते थे। जैसे ही मैं उसकी ओर चला, हवा तेज होने लगी, अपने साथ एक हल्की धातु जैसी गंध लेकर। यह खून की गंध थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मेरे पेट में बेचैनी सी होने लगी। मैंने इसे एक तरफ हटा दिया। से ऊंचाई और इस जगह की अजीबता के कारण माना। आयशा ने हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श ने मुझे झकझोर कर रख दिया। उसकी त्वचा ठंडी थी, अस्वाभाविक रूप से। उसकी आंखें, हालांकि वो मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनमें कुछ प्राचीन और अनजाने की झलक थी। उस पल मुझे पता था, ये प्रेम कहानी जो पहले से ही अंधेरे से सनी हुई थी, अब एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। हम प्यार और डर की चोटी पर खड़े थे। हमारी हंसी पहाड़ों के विशाल खालीपन में गूंज रही थी। नीचे घाटी में बसा गांव एक अलग ही दुनिया लग रहा था। यहां ऊपर बस हम थे और हवा भूले हुए देवताओं और प्राचीन रस्मों की कहानियां फुसफुसाते हुए। गांव की बुढ़िया, जिसका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था, ने मुझे आयशा के बारे में चेतावनी दी थी। हवा के साथ चलने वाली लड़की से सावधान रहना, उसने कर्कश स्वर में कहा था। उसकी आवाज उम्र और डर जैसी किसी चीज से भरी हुई थी। वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। मैंने उसकी बातों को एक बूढ़ी औरत की बकवास समझकर खारिज कर दिया था, जो एक ऐसी दुनिया में अंधविश्वासों से चिपकी हुई थी जो आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन अब जैसे ही मैंने आयशा की आंखों में देखा, मुझे संदेह का झटका लगा। वहां एक अंधेरा था, सतह के नीचे एक साया छिपा था। हमने अगले कुछ दिन चुराई हुई नजरों, फुसफुसाते वादों और रोडोडेंड्रोन के जंगलों में लंबी सैर में बिताए। हवा में चीड़ और नम मिट्टी की गंध भरी हुई थी, एक ऐसी गंध जिसने मुझे मदहोश और बेचैन दोनों कर दिया था। हमें जंगल के भीतर एक सुनसान सी झोपड़ी मिली। यह परछाइयों और रहस्यों की जगह थी। इसकी लकड़ी की दीवारें उम्र और अनकही कहानियों के भार से कराह रही थीं। हमने इसे अपना बना लिया, दुनिया और उसकी ताक झांक करने वाली निगाहों से एक सुरक्षित जगह। लेकिन हमारे एकांत आश्रय की अंतरंगता में भी मैं इस भावना को नहीं झटक सका कि हमें देखा जा रहा है। रात में आवाजें आती थीं, सुनने की सीमा के ठीक बाहर फुसफुसाहट होती थी, और हमेशा की तरह खून की गंध हवा में रहती थी, हल्की लेकिन निर्विवाद। एक रात जब हम तारों से सजी एक छत के नीचे एक दूसरे से लिपटे हुए लेटे थे, तो मैं आयशा की आवाज से जाग गया। वो एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जो मैं नहीं समझता था। उसके शब्द धीमे, कर्कश मंत्र थे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे खाली थीं, न देखने वाली। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। डर, ठंडा और चिपचिपा मेरे दिल को जकड़ लिया। ये वो आयशा नहीं थी जिसे मैं जानता था, वो औरत जो हवा के साथ हंसती थी और जिसके स्पर्श से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। यह कुछ और था, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली, कुछ ऐसा जिससे मेरा खून ठंडा हो गया। मैंने देखा कि वो उठी। उसका शरीर चांद की भयानक चमक में नहाया हुआ था। वो खड़ी हुई,
और खिड़की की ओर चल पड़ी। उसकी हरकतें धारा प्रवाह और सुंदर थीं, लगभग शिकारी जैसी। बाहर हवा चिल्लाई, मानो उसके अनकहे बुलावे का जवाब दे रही हो। अगली सुबह आयशा चली गई थी। उसकी उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण उसके इत्र की सुगंध और तकिए पर एक खून से सना रोडोडेंड्रोन का फूल था जहां वो सोई थी। मैंने उसे ढूंढा। मेरा दिल डर और भ्रम की गांठ बना हुआ था, लेकिन वो चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। गांव की बुढ़िया ने मेरी कहानी सुनी। उसकी आंखें दया और गंभीर संतुष्टि के मिश्रण से भरी हुई थीं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। वो पहाड़ की बेटी है, परछाई और खून की एक रचना। वो अपनी सुंदरता से पुरुषों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उनकी जीवन शक्ति को खा जाती है। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। आयशा की याद, उसकी हंसी और उसके स्पर्श की मेरे जागने के घंटों को सताती रही और मेरे सपनों को पीड़ा देती रही। मैं इस एहसास से बच नहीं सका कि मैं किसी प्राचीन भयानक खेल में एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं शहर की गुमनामी में सांत्वना की तलाश में गांव छोड़ गया, लेकिन पहाड़ों ने मुझे बंदी बना लिया। उनकी याद मेरे दिमाग में एक स्थायी उपस्थिति थी। रोडोडेंड्रोन की गंध, जो कभी मादक हुआ करती थी, अब मुझे भय से भर देती थी। मेरी मूर्खता की निरंतर याद दिलाती थी। एक बरसाती दोपहर जब मैं भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर इधर-उधर भटक रहा था, तो मैंने उसे देखा। वो सड़क के उस पार खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसके बाल हमेशा की तरह काले और बेतरतीब थे। मेरा दिल मेरे गले तक आ गया। मेरे अंदर डर और लालसा का मिश्रण उमड़ पड़ा। जैसे ही मैंने देखा, वो मुड़ी और हमारी नजरें भीड़-भाड़ वाली सड़क पर मिली। लेकिन मेरे सामने घूर रही औरत आयशा नहीं थी। उसका चेहरा अलग था, बड़ा था, समय बीतने के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें, वे गहरे अथाह कुंड अचूक थे। वो मुस्कुराई, एक धीमी शिकारी मुस्कान जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। और फिर जैसे ही वो प्रकट हुई थी, वैसे ही गायब हो गई, भीड़ में समा गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिल तेज हो रहा था। उसकी निगाहों की गूंज मेरी आत्मा को झकझोर रही थी। मुलाकात से प्रेतवाधित मैं गांव लौट आया। मुझे आयशा के बारे में सच्चाई जाननी थी, उस औरत के बारे में जो उसके जैसी दिखती थी, उस अंधेरे के बारे में जिसने हम दोनों को जकड़ लिया था। बुढ़िया, उसका चेहरा समय के साथ और भी ज्यादा मुरझा गया था, ने मुझे एक जानकार निगाह से देखा। तुमने उसे फिर से देखा है ना? उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। मैंने सिर हिलाया। मेरा गला बोलने के लिए बहुत कसा हुआ था। वो मुझे अपनी आंख के पास ले गई। आंख की लपटें दीवारों पर टिमटिमाते साए डाल रही थीं। पहाड़ अपने रहस्यों को अच्छी तरह छुपाता है, उसने कहा, लेकिन सच्चाई की रोशनी से सबसे गहरे अंधेरे को भी भेद दिया जा सकता है। उसने मुझे एक प्राचीन कथा के बारे में बताया, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक शक्तिशाली पर्वतीय आत्मा के बारे में, एक आकार बदलने वाला जो लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उसने कहा कि यह आत्मा कोई भी रूप धारण कर सकती है, लेकिन इसकी आंखें हमेशा वही रहती हैं। एक ऐसी आत्मा की खिड़कियां जो समय जितनी पुरानी है। आयशा उसका असली नाम नहीं है, बुढ़िया फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश थी। यह एक ऐसा नाम है जो वो लेती है, अपने असली स्वभाव को छिपाने के लिए एक मुखौटा। वो दूसरों की जीवन शक्ति पर भोजन करती है, प्रत्येक शिकार के साथ मजबूत होती जाती है। और तुम, उसने कहा, दुखी आंखों से मेरी ओर देखते हुए, तुम उसके आखिरी शिकार थे। इस नए ज्ञान से लैस होकर मुझे पता था कि मुझे उसे रोकना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए
जो उसके मोहक जाल का शिकार हो सकता है। मुझे उसे ढूंढना था, उस अंधेरे का सामना करना था जिसने मेरे दिल को जकड़ लिया था और अनगिनत लोगों को जकड़ने की धमकी दी थी। बुढ़िया, उसकी आंखें डर और दृढ़ संकल्प के एक अजीब से मिश्रण से भरी हुई थीं, मुझे एक झरने के पीछे एक छिपी हुई गुफा में ले गई। यह वो जगह है जहां वो अपनी मांद बनाती है, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लेकिन सावधान रहना, वो शक्तिशाली है, तुम अपनी मौत के मुंह में जा रहे हो। उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए मैं अंधेरे में चला गया। मेरे पास एक टिमटिमाती मशाल और जवाबों की तीव्र इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे मैं नीचे उतरा, हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा बस पानी की टपकती बूंदों और मेरे अपने दिल की धड़कन से टूटता था। गुफा एक विशाल कक्ष में खुली। इसकी दीवारों पर अजीब चमकते हुए प्रतीक बने हुए थे। बीच में आग जल रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक साए पड़ रहे थे। और वहां आग के सामने खड़ी थी आयशा, या यूं कहें कि वो प्राणी जिसने उसका चेहरा पहना हुआ था। मेरे प्रवेश करते ही वो मुड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, लेकिन आश्चर्य की जगह जल्दी ही एक ठंडी गणनात्मक मुस्कान ने ले ली। तुम वापस आ गए? उसने कहा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। मुझे पता था तुम आओगे। क्यों? मैं हाँफने लगा। मेरी आवाज डर और गुस्से से कर्कश थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों? वो हंसी, एक भयावह आवाज जो गुफा में गूंज उठी। तुम कमजोर थे, उसने कहा। उसकी आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। आसान शिकार, तुम्हारी जीवन शक्ति, तुम्हारा प्यार, ये मादक था। लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका। तुम मेरे विचार से अधिक मजबूत हो। वो मुझ पर झपटी। उसकी हरकतें उतनी ही तेज और घातक थीं जितनी एक कोबरा सांप की होती है। मैं बच गया। आग की लपटें मेरे कपड़ों को चाट रही थीं। हम लड़े, पहाड़ के बीचों बीच जीवन और मृत्यु का एक हताश नृत्य। मुझे पता था कि मैं उसे कच्चे बल से नहीं हरा सकता। वो बहुत मजबूत थी, बहुत प्राचीन। लेकिन मुझे एक फायदा था, हैरानी का तत्व। जैसे ही वो फिर से झपटी, मैंने खुद को एक तरफ फेंक लिया, आग से एक जलता हुआ लट्ठा खींच लिया। आग दहाड़ उठी, क्योंकि वे उसकी त्वचा से जुड़ गए थे। उसकी चीख गुफा में गूंज रही थी। वो पीछे हट गई। उसका हाथ उसके चेहरे पर चला गया। उसकी आंखें दर्द और रोष से फैली हुई थीं। मैंने संकोच नहीं किया। मुड़कर मैं अंधेरे में भाग गया। उसकी गुस्से वाली चीखें सुरंगों से मेरा पीछा कर रही थीं। मैं गुफा से बाहर निकला। धूप में पलकें झपकाईं। ताजी हवा ने मेरे फेफड़ों को जला दिया। बुढ़िया, उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था, मेरी तरफ दौड़ी आई। क्या तुमने? वो बोली। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैंने सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। वो प्राणी, वो चीज जो आयशा थी, चली गई थी। आग की लपटों में भस्म हो गई। उस अंधेरे में समा गई जहां से वो निकली थी। लेकिन जैसे ही मैंने गुफा की ओर पीछे मुड़कर देखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। आग बुझ गई थी। केवल एक सुलगता हुआ खंडहर बचा था। और राख में मुझे लगा कि मैंने आंखों की एक जोड़ी देखी जो अंधेरे और द्वेषपूर्ण थी, मुझे देख रही थी। मैंने उस दिन पहाड़ों को छोड़ दिया। मेरा दिल अनुत्तरित प्रश्नों से भारी था। क्या वो प्राणी सचमुच चला गया था, या वो फिर से उठेगा? उसकी प्रतिशोध की प्यास बुझी नहीं थी। और आयशा का क्या? वो औरत जिससे मैंने प्यार किया था, वो औरत जो शायद कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। पेड़ों से हवा सरसराती हुई बह रही थी, अपने साथ पहाड़ के रहस्य समेटे हुए। ऐसे रहस्य जिन्हें मैं जानता था कि मैं शायद कभी नहीं सुलझा पाऊंगा।